हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग आज शुरू करते हैं हिंदी का एक नया टॉपिक जो वर्णमाला है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे हम लोग आज। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पर है। निम्न में संयुक्त स्वर है। इसमें भाइयों संयुक्त स्वर पूछा है, संयुक्त स्वर। अब हमको देखना है इसमें स्वर कौन कौन सा है। स्र ये तो स्वर नहीं है, स ये भी स्वर नहीं है, छ ये भी स्वर नहीं है, ये तीनों स्वर है ही नहीं। तो स्वर बचा कौन, सिर्फ एक ऐ। ऐ संयुक्त स्वर है। भाई संयुक्त स्वर वो होते हैं जैसे ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे पास चार संयुक्त स्वर हैं, इन्हीं को कहा जाता है संयुक्त स्वर। अगर आपके ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन मिल गए तो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऐ। ठीक, निम्न में संयुक्त स्वर है ऐ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है निम्न में से दीर्घ स्वर है। ठीक, दीर्घ स्वर। अब हम फिर देखेंगे इसमें स्वर कौन कौन सा है। ओ भी है, री भी स्वर है, ए भी स्वर है, ई भी स्वर है, लेकिन इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। तो अभी को हम बताएं जो ओ होता है वो कौन सा होता है, संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ और औ ये चारों कैसे हैं, संयुक्त स्वर। तो ये तो होगा नहीं। री और ए ये दोनों है ह्रस्व स्वर हैं, ये दोनों री और ए ह्रस्व स्वर हैं। सिर्फ देखिए बड़ी ई है, इसको बोलते हैं बड़ी ई, यानी कि यही है दीर्घ स्वर। ठीक, बड़ी ई या फिर दीर्घ ई, तो इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक, तो दीर्घ स्वर कितने हैं, चार। एक है होता है आ, एक बड़ी ई, एक बड़ा ऊ और एक बड़ा री भी होता है। ठीक, इसको हिंदी में जगह नहीं मिला है लेकिन ये बड़ा री भी होता है। तो दीर्घ स्वर हिंदी में सिर्फ तीन ही हैं मेनली, और ये भी होता है दीर्घ स्वर ही। तो दीर्घ स्वर कौन सा इसमें, बड़ी ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम देश भाषा है। अब देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम देश भाषा, देश भाषा का मतलब वही राष्ट्रभाषा। भारत का प्रथम राष्ट्रभाषा कौन सा है, ये पूछा गया है। अब बताइए, जो प्रथम पूछा है तो भारत का प्रथम, आज अभी तो कोई इस समय राष्ट्रभाषा है नहीं, भारत का राज्य भाषा है। हिंदी क्या है, भारत की राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन पहले जो राजा महाराजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके ज़माने में जो भाषा था वही राज्य भाषा कहलाता था। तो पूछा गया देश का प्रथम देश भाषा कौन सा है, भारत का प्रथम देश भाषा। तो क्या हिंदी हो सकती है, नहीं, तब हिंदी थी ही नहीं। सौरसेनी, पाली, प्राकृत, इन्हीं तीन में से कोई होगा। तो उस समय कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, अशोक का शासन। उस समय कौन सी भाषा प्रचलित थी, पाली भाषा। ठीक, तो भारत का जो प्रथम देश भाषा है वो कौन सा है, पाली। ठीक, देश भाषा पूछ दे, चाहे राज्य भाषा पूछ दे या फिर राष्ट्रभाषा पूछ दे, भारत का प्रथम राष्ट्रभाषा कौन सा है, तो क्या हम लोग टिक करेंगे, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है निम्न में अघोष वर्ण है। ठीक, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो सबको पता है घोष वर्ण क्या होते हैं और अघोष वर्ण क्या होते हैं, ये सब। तो यह कौन से वर्ण है, घोष है, सघोष या फिर घोष, द भी घोष या सघोष, मैं भी घोष या सघोष। सिर्फ इसमें स ऐसा वर्ण है जो क्या है, अघोष वर्ण है। ठीक, तो इसमें इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, स। ये कैसा वर्ण है, अघोष वर्ण है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसमें पूछा है महाप्राण कौन सा है। निम्न में महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण आपको बताया गया था कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। जो सभी ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में अधिक ध्वनि की ऊर्जा, अधिक ध्वनि निकलती है या फिर अधिक हवा की आवश्यकता है, हवा मतलब वायु, ऐसे वर्ण जिसको बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है या फिर अधिक वायु मुख से बाहर निकलता है, वो महाप्राण होते हैं। और ऐसे ध्वनि जिनको बोलने में कम वायु निकलता है उसको अल्प प्राण बोलते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो कै नहीं होगा, टे नहीं होगा, न भी नहीं होगा, कौन सा महाप्राण है, स। ठीक, तालव्य वाला स महाप्राण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है कंठ तालव्य वर्ण है। कंठ तालव्य वर्ण, ऐसे वर्ण जो कंठ और तालव्य दोनों से बोला जाता है। कंठ मतलब कंठ का जो कंठ ध्वनि कौन सी है, कै वर्ग, और तालव्य वर्ग तय वर्ग। ठीक,
तो इसमें बताना है कि कौन सा कंठ तालव्य दोनों हैं। तो बताइए, ल होगा, ल नहीं, व नहीं, ए नहीं, हाँ जी ए, जो ए है यही कंठ तालव्य वर्ण है। ठीक, ए बोलिए, ए बोलने पे ऐसा लग रहा है जैसे कंठ से आवाज़ निकल रहा है और जीभ तालु के पास जा रही है। ठीक, जीभ कहाँ जा रहा है, तालु के पास, तालु के पास, और जो कंठ निकल रहा है ध्वनि वो कंठ से निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। ए और ए दोनों होता है कंठ तालव्य ध्वनि। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक कैसा ध्वनि है, कंठ तालव्य ध्वनि। ठीक, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छिप्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन भाइयों, अंक है या फिर है, अंक ये तो नहीं हो सकता, ये क्या है, अयोग वा है। अंक और है क्या है, अयोग वा, ये नहीं हो सकता। ढ और ड़ को बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ये दोनों व्यंजन कैसे हैं, उच्छिप्त व्यंजन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला आंसर से हो जाएगा। ठीक, बी और सी दोनों, ड और ड़ दोनों उच्छिप्त व्यंजन हैं। इन्हीं दोनों व्यंजनों को बोला जाता है उच्छिप्त व्यंजन। लिखा निम्न में से कौन सा व्यंजन लुंठित व्यंजन है। अब देखिए, लुंठित का आ जाता है तो बच्चे मार देते हैं ल, लेकिन ऐसा नहीं होता। लुंठित का मतलब ल नहीं होता, लुंठित व्यंजन होता है र। ठीक, आप र बोलिए, लगता है ऐसे जिह्वा क्या होती है, जीभ ऐसे टकराती रहती है, ऐसे पूरा लेट जाती है, उसी को बोलते हैं लुंठित। तो जो लुंठित व्यंजन कौन सा है अपना, र है। अगर पूछता पार्श्व व्यंजन, पार्श्व व्यंजन तब होता ल। ल बोलने से हमारे जीभ के दोनों किनारे से वायु निकलता है। ठीक, तो उसे बोलते हैं पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन क्या होता है, ल। और लुंठित व्यंजन र, कन्फ्यूज मत होइएगा। जब लुंठित पूछे तब ल, और जब पार्श्व पूछे, पार्श्व व्यंजन, तब क्या लगाना है, ल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक, अब बताइए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन हैं, स्वर हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन वो कहलाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मुख से स्पर्श होकर ध्वनि निकलती है। तो टोटल कितने वर्ण हैं, 33। ठीक, 33 वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए, श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले तो सबको पता होगा ये सब व्यंजन कैसे होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कैसे व्यंजन होते हैं, श और है। अब इसमें ऑप्शन में ऊष्म तो दिया नहीं, क्या दिया है, संघर्षी दिया है, कंठ दिया है, प्रकंपी दिया है, पार्श्व दिया है। अब बताइए ऊष्मा कब निकलेगा, ऊष्मा कब निकलेगा, जब संघर्ष होगा, जब कोई भी दो वस्तुएं आपस में खूब रगड़ खाती हैं, टकराती रहती हैं, संघर्ष से उसमें लगा रहता है, तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा निकलता है, हीट हो जाती है। तो ये ऊष्मीय व्यंजन है, श है। और ऊष्मा कैसे निकलती है, जब स्पर्श होता है, यानी कि संघर्ष होता है। तो कैसे ध्वनि है ये सब, संघर्षी ध्वनि। ठीक, तो ये जो ध्वनि है 10वां का श और है, कैसी ध्वनियाँ हैं, कैसे व्यंजन है, संघर्षी ध्वनि व्यंजन। ठीक, तो 10 का ये हो जाएगा सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबको पता है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण से छोटी इकाई कोई नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबको पता है, यहाँ पे है वर्ण। ठीक, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में नासिक के व्यंजन है, नासिक के मतलब पंचमाक्षर को नासिक के व्यंजन बोला जाता है। नासिक जो नाक से निकल, ऐसे वर्ण जिनकी ध्वनियाँ नाक से बोली जाती हों, वो नासिक कहलाती हैं। जैसे पंचमाक्षर क ख ग घ इंग हो गया, ट ठ ड ञ हो गया, त थ द ध न, ये सब ये ड़, ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, नासिक व्यंजन है। ठीक, अब इसमें से देखिए ड़
में कौन सा मिल रहा है? तो देखिए ये मिल रहा है। ठीक, ये कैसी ध्वनि है? नासिक की ध्वनि। ठीक, यानी कि नासिक की ध्वनि कौन सी है? ये। इन्हीं को पंचमाक्षर भी बोला जाता है। नासिक के व्यंजनों को पंचमाक्षर भी बोला जाता है। ठीक, पंचमाक्षर कहिए या फिर नासिक कहिए, बात देखिए। तो नासिक व्यंजन कौन सा है? ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? सबको पता है अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और अह, यही तो वर्ण अयोगवाह होते हैं। अ आ तो स्वर हैं, ऊ भी स्वर हैं, ई भी स्वर हैं, लेकिन तो अयोगवाह कौन से हैं? अंग और अह, अयोगवाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वित व्यंजन हैं, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? लिखा है द्वि, लिखा है द्वि, और क्या लिखा है? व्यंजन। यानी कि एक व्यंजन ऐसा हो, कोई व्यंजन जो दो बार आ गया हो, ऐसा व्यंजन जो दो बार आया हो। अब देखिए पुणे में कौन सा व्यंजन दो बार आया? कोई नहीं, यानी कि ये नहीं होगा। इलाहाबाद में ऐसा कौन सा व्यंजन है जो दो बार आया? कोई नहीं। दिल्ली में देखो ल और ल दो बार आ गया लगातार। ठीक, तो यही होगा आंसर। ठीक, आया समझ में? ऐसे व्यंजन जो लगातार दो बार आ जाएं, ऐसे व्यंजन जो लगातार दो बार आ जाएं, वो क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन। तो देखिए किसी में लगातार दो बार नहीं आया, सिर्फ दिल्ली में लगातार दो बार आया है ल, इसलिए द्वित व्यंजन इसी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? सबको पता है व्यंजन के कितने भेद किए गए हैं? 5 भेद व्यंजनों के किए गए हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? अब बताइए कुल कितने व्यंजन। पहले तो देखिए कुल कितने वर्ण हैं। कुल कितने वर्ण कितने हैं? 52। सबको पता है हिंदी में कितने वर्ण? 52। तो स्वर इसमें से कितने होते हैं? 11। अब 11 जब स्वर निकल जाएंगे तो बचेंगे क्या? व्यंजन ही तो बचेंगे। ठीक, तो व्यंजन कितने निकल गए? 41। है बात समझ में? जब कुल व्यंजनों की संख्या 52 है, टोटल वर्ण कितने हैं? 52 हिंदी वर्णमाला में, और उसमें से 11 स्वर हैं, तो बचे कितने? 41 व्यंजन ही तो बचे। यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? 41। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर 41 सही है। ये देखिए लिखा है जो किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोला जा सकता वह है। अब बताइए जो किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोला जा सकता कौन सा है? अल्प प्राण, महाप्राण और ये सब तो आप लोग जानते होंगे। अल्प प्राण क्या होता है? जो अब स्पर्श व्यंजन हैं उन्हीं में अल्प प्राण महाप्राण होते हैं। जो कम ध्वनि निकले जिसमें वो अल्प प्राण, जो अधिक ध्वनि निकले वो महाप्राण। तो ये सब कैसे? इनको बोलने में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता है, फिर किसी अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है? नहीं, यानी कि ये सब नहीं है। लेकिन अयोगवाह ऐसा है जो इसको अंग और अह के रूप में बोला जाता है। अब बताइए अगर ये सिर्फ अ हटा दिया जाए इसमें से तो इसको बोल पाएंगे क्या है? अगर इसमें से अ हटा दिया जाए तो ये बता पाएंगे क्या है? नहीं, सिर्फ एक बिंदी दो बिंदी कह पाएंगे। इसलिए ये किसी के बिना नहीं बोले जा सकते, यानी कि अयोगवाह ही हैं इसके सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये त्रय संयुक्त व्यंजन है। त्रय किससे मिलकर बनता है? तय, आधा तय और पूरा रय से मिलकर बनता है त्रय। श्रय किससे बनता है? तालव्य, आधा स और पूरा रय। ज्ञ किससे मिलकर बनता है? आधा जय और पूरा इय। ठीक, ये तीनों कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन हैं, इसलिए ये नहीं। यहाँ पूछा है नहीं, कौन सा नहीं है? तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो होगा कौन सा? तो होगा ये ड़। ड़ अभी को हम बताएं कैसा व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन है। अभी को बताएं कैसा है? उच्छिप्त व्यंजन है ड़। यानी कि संयुक्त व्यंजन सिर्फ ड़ नहीं है, ये तीनों संयुक्त व्यंजन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 वाले पे। कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है कंठ से। अब बताइए कंठ हम बताएं क वर्ग को बोलते हैं। जो क वर्ग हैं जितने वो सब कंठ वर्ण हैं। तो क वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, क है, ख है, ग है, घ है और इन्ने हैं। ये सब कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा वर्ण इसमें मिल रहा है? ये घ वाला मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए घ वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है बोलने में भाव के अनुसार स्वर में होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं।
जो हम लोग बोलने में उतार चढ़ाव अवरोह करते हैं ना, जैसे कोई गाना गाएं तो कभी तेज लय में गाएं, कभी धीरे लय में गाएं, तो सब क्या है, उतार चढ़ाव हो रहा है। आरोह कभी तेज जा रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं, तो सब क्या है, आरोह अवरोह उतार चढ़ाव, इसी को बोलते हैं। तो क्या होता है, जो स्वर में जब बोला जाता है आरोह, जैसे ई बोला गया, उसके बाद बोला गया बड़ी ई बोला गया, इसको ये ई है, ये ई है, ये ऊ है, ये क्या है, ऊ, ये ए है, और ये क्या है, आ। ठीक, सॉरी, ये क्या है, आ। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, तो उतार चढ़ाव रहा ना, ई ऊ ए आ, यानी कि ये सब उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है राइट आंसर इसका अनुतान, अनुतान। ठीक, जो उतार चढ़ाव होता है, आरोह अवरोह होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुतान। ये आंसर से इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ठीक, 20 क्वेश्चन हो गए आज के लिए, बस इतना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं।